नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या से 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद ने कहा है कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, ये लोग थे जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। आपको बता दें कि अयोध्या फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। यहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 2 बार से अयोध्या से ही सांसद रहे बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को हरा दिया है। अब हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, ये लोग थे जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। सबसे अधिक समर्थन हमें दलित भाइयों से मिला जो बीजेपी की नीतियों के असल भुगत भोगी हैं। दलितों के साथ साथ ओबीसी और अल्पसंख्यकों का भी साथ मिला, हमें किसानों का भी साथ मिला और वो साथ किसी भी जाति से परे था। उन्होंने इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में आगे कहा कि बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाह रही थी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। वो मंदिर का राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे थे और लोगों को बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और किसानों के मुद्दे से भटकाना चाहते थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में एक नहीं बल्कि कई सारे उलटफेर देखने को मिले हैं। जहां कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए तो वहीं कई आम आदमी जीत दर्ज कर संसद तक पहुंचे हैं। और इन सब के बीच ही 2 नाम ऐसे भी हैं जो आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में विजयी हुए हैं। और वो 2 नाम हैं अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद। जहां अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से जीत हासिल की है तो वहीं शेख अब्दुल राशिद ने कश्मीर घाटी की बारामूला से चुनाव जीता है। इन दोनों के जेल में रहते हुए विजयी होने के कारण इनकी जीत खूब चर्चा में बनी हुई है। लेकिन अब ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि जेल में बंद ये दोनों क्या पद की शपथ ले पाएंगे और क्या वे संसद सत्र में भाग ले पाएंगे। तो इसका जवाब हम आपको बता दें। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार वैसे तो कानूनी तौर पर अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद को 18वीं लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया गया है, फिर भी वे संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार रखते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वे सांसद के रूप में पद की शपथ ले पाएंगे। संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर जीतने वाला उम्मीदवार जेल में है तो उसे अधिकारियों से शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद ले जाने के लिए कहना चाहिए और शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल जाना होगा। ओडिशा राज्य में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए गए, जिसमें कि बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेडी को भाजपा के सामने करारी हार मिली है। वहीं अब इस हार के बाद बीजेडी प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नवीन पटनायक ने कहा कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तब ओडिशा के 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और अब केवल 10% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि और सिंचाई क्षेत्रों में हमारे प्रयासों और महिला सशक्तिकरण के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। हमारी पार्टी ने ओडिशा के विकास के लिए काम किया है और हम 24 घंटे राज्य के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस के लिए एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। कठिन से कठिन दौर में आपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। आपको प्रताड़ित किया गया, आप पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल में डाला गया, बार बार नज़रबंद किया गया, मगर आप डरे नहीं। कई नेता डरकर चले गए लेकिन आप टिके रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे गर्व है आप पर और यूपी की जागरूक जनता पर, जिसने इस देश की गहराई और सच्चाई को समझा और हमारे संविधान को बचाने का ठोस संदेश पूरे भारत को दिया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आपने आज की राजनीति में एक पुराना आदर्श फिर से स्थापित किया है कि जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं, इनको नकारने की कीमत भारी होती है। चुनाव जनता का है, जनता ही लड़ती है और जनता ही जीतती है। कल बुधवार को इंडिया अलायंस के घटक दलों के नेताओं की एक बैठक हुई थी।
बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि इस दौरान 2 घंटों तक राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई और कई सुझाव मिले। उन्होंने कहा कि इस बैठक का निष्कर्ष ये निकला कि हम सबको एक आवाज में ये कहना चाहिए, इंडिया गठबंधन जनता से मिले भारी समर्थन के लिए धन्यवाद कहता है। जनता के जनादेश ने भाजपा और उसकी नफरत, भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब दिया है। जनता ने भाजपा को बहुमत न देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। व्यक्तिगत रूप से यह मोदी जी के लिए न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है, परंतु हम सब उनकी आदतों से वाकिफ हैं। वो इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि ये जनादेश भारत के संविधान की रक्षा, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। इंडिया गठबंधन मोदी की अगुवाई में बीजेपी के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया भारत की आवाज़ है और इस आवाज़ ने अपना निर्णय साफ साफ सुना दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की जनता ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में अपना पूरा जोर लगा दिया और इस संकल्प को हम पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाएंगे। इंडिया अलायंस की बैठक से इतर कल बुधवार को ही एनडीए की भी एक बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए का नेता चुना गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में नरेंद्र मोदी समेत कुल 21 नेता शामिल थे। इनमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमार स्वामी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, सुनील तटकरे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, प्रफुल्ल पटेल, प्रमोद बोरो, अतुल बोरा, इंद्रहंग सुब्बा, सुदेश महातो, राजीव रंजन सिंह और संजय झा भी थे। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन का नेता चुने जाने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल बुधवार को हुई एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने से संबंधित प्रस्ताव में लिखा था कि बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। अब इसी प्रस्ताव को शेयर करते हुए जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि यह प्रस्ताव फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी का भौकाल बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर वोट मांगा था, जिसे हमारे देश की जनता ने नकार दिया। अब अचानक उन्होंने मुर्दा एनडीए में जान फूंकने की कोशिश की है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के सदस्य उपस्थित थे। हमारी एकजुटता जो चुनाव के पहले थी वही आज भी है। उन्होंने कहा कि हमें जो जनादेश मिला है वह तानाशाही करने वालों के खिलाफ मिला है और हमें जब मौका मिलेगा तब हम लोगों की सरकार को बदलने की जो इच्छा है उसके लिए कदम उठाएंगे। इसके साथ ही एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुने जाने पर राउत ने कहा कि यह सर्वसम्मति कब तक बनी रहती है यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि मैंने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। सीएम स्टालिन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि वह केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, दक्षिणी राज्यों की वकालत करेंगे और हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के सर्वसम्मति से नेता चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आपके नेतृत्व का देश के लोगों के जीवन पर और विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा पर जो परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है वह अद्वितीय है। एस जयशंकर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आपका नेतृत्व भारत को विश्व बंधु बनाने के हमारे प्रयास में मार्गदर्शन करता रहेगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर के इसी बधाई संदेश को रिपोस्ट करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि विश्व गुरु अब आधिकारिक रूप से विश्व बंधु बन गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि लेकिन वास्तव में एक बार विश्व गुरु बनने वाले उसके बाद हमेशा विश्व गुरु ही रहते हैं। एनडीए सरकार को तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर पीएम मोदी को दुनिया भर के कई नेताओं से बधाई संदेश मिल रहे हैं और अब इन्हीं बधाई संदेशों का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बधाई संदेश पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, एनडीए की कामयाबी और आम चुनावों में रिकॉर्ड संख्या में भारतीय लोगों की भागीदारी के लिए गर्मजोशी भरे शुभकामनाओं संदेशों के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट पुतिन। भारत रूस की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हम अपनी साझी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे के शुभकामना संदेश के जवाब में पीएम मोदी ने लिखा कि राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे, आपके फ़ोन कॉल और शुभकामना संदेश के लिए शुक्रिया। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में श्रीलंका एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। श्रीलंका एक भरोसेमंद सहयोगी होने पर भारत को गर्व है। इनके अलावा भूटान के राजा, नेपाल के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और नीदरलैंड और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के शुभकामना संदेशों पर भी पीएम मोदी ने धन्यवाद कहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।